हेलो एवरीवन। जिस चीज़ का आप बेसब्री से इंतजार कर रहे थे वो मैं लेके आ गया हूँ। क्लास 10th का मैथ का मॉडल पेपर नए एनसीईआरटी बुक के आधार पर 2023-24 बोर्ड्स के लिए ये मैं बना रहा हूँ। लेकिन अगर कोई फ्यूचर में अगर कोई बच्चा इस वीडियो को देखेगा तो उसको भी उतनी ही हेल्प मिलेगी, ठीक है। और ये वीडियो सभी हिंदी मीडियम बोर्ड्स के लिए है, ये मैं बार बार बताना चाहता हूँ क्योंकि एनसीईआरटी पैटर्न पे तो सभी हिंदी मीडियम बोर्ड्स के लिए इंपॉर्टेंट है। बिना किसी तरीके वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो मैंने कल बता दिया था, मॉडल पेपर मैंने आपको दिखा दिया था। आज हम इसको सॉल्व करेंगे डिटेल में, ठीक है। और ये सारे क्वेश्चन मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट है। सो पहला क्वेश्चन आपसे क्या बोल रहा है, पहला जो आएगा आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएंगे, बहुविकल्पी प्रश्न होंगे। तो पहला बोला निम्नलिखित में से कौन परिमेय संख्या है, ठीक है। पहले ऑप्शन पे आ जाओ। देखो ये परिमेय संख्या और ये अपरिमेय संख्या घट रहा है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, अपरिमेय। परिमेय से अपरिमेय घटाएंगे तो अपरिमेय होता है √15, क्योंकि इसका बाहर कुछ नहीं आ रहा है, अंडर के अंदर है, तो ये भी अपरिमेय है। √6, 6 को मैं लिख सकता हूँ 2 गुणा 3 जो कि है अभाज्य संख्या, तो ये भी क्या हो जाएगी, अपरिमेय। 15 को लिख सकता हूँ 3 गुणा 5, बाहर नहीं आ सकता इसलिए वो अपरिमेय है। और यहाँ से देखिए √3 से √3 बचा, कट गया तो बचा सिर्फ 2 के बट्टे में कुछ नहीं तो 1, पी बट्टे क्यू के रूप में आ गया, बट्टे में 0 नहीं है, पी और क्यू पूर्णांक है और इन दोनों का एचसीएफ 1 है, यानी कि ये क्या हो गया, सही हो गया, ठीक है। तो जितने भी प्रश्न मैं करा रहा हूँ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल ऐसा पेपर आपको बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलेगा, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट कह रहे चित्र में प्रदर्शित बहुपद के ग्राफ के आधार पर बहुपद के शून्यक बताइए, ठीक है। आपको देखना ग्राफ, एक्स अक्ष में कितने कट पॉइंट मिल रहे हैं, 1 2 ठीक 3 और ये 4, तो शून्य कितने हुए, 4 हुए। ऑप्शन नंबर आपका चौथा बिल्कुल सही हो जाएगा। कहीं पे भी डाउट हो, दिक्कत हो, परेशानी हो, वीडियो को एक बार दोबारा देखें। बाकी मैंने पूरी एनसीईआरटी करा रखी है, इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन चैप्टर वाइज है, वन शॉर्ट वीडियो, सब लिंक्स मिलेगी आपको डिस्क्रिप्शन पे, तो डिस्क्रिप्शन जरूर चेक कर लेना, ठीक। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या बोल रहा है, वाई अक्ष पर एक बिंदु है। देखो अगर वाई अक्ष पर कोई भी बिंदु है तो उस बिंदु में एक्स निर्देशांक 0 होगा। माना वो बिंदु क्या है, 0, y है। जो बिंदु इतने और इतने से समदूरस्थ है, ठीक है, तो उसका निर्देशांक क्या होगा। देखो मैं इसको डिटेल में कर रहा हूं, ये ए है और ये बी है, ठीक है। ए हमें दे रखा है 6,5 और बी हमें दे रखा है -4,3, ठीक है। इसके बीचों बीच एक बिंदु P है जिसके निर्देशांक 0, y, ठीक है। वाई अक्ष पे बोला है तो एक्स निर्देशांक 0 होगा, समदूरस्थ है तो A और P के बीच की दूरी, P और B के बीच की दूरी बराबर होगी। देखो डायरेक्ट नहीं करा रहा हूँ, डिटेल में हल करा रहा हूँ, ठीक है। A और P के बीच की दूरी, दो बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र क्या होता है, x1 - x2 का वर्ग, y1 - y2 का वर्ग, ठीक। तो x1 कितना है, यहाँ पर AP में आ जाओगे, x2 है 0, y1 है 5, y2 है y। फिर इसमें आ जाओगे, x1 है 0, x2 है -4, माइनस माइनस प्लस, y1 है y, y2 है 3। इधर भी अंडर रूट इधर भी अंडर रूट है, हम क्या करेंगे, वर्ग करने पर अंडर रूट हट जाएगा, तो यहाँ से बचेगा 6 - 0 6, 6 का वर्ग 36, a - b का होल स्क्वायर, a का वर्ग b का वर्ग -2ab। देखो 4 बचेगा, 4 का वर्ग 16 और a का वर्ग b का वर्ग -2ab। देखो 16 और 9 25, 25 से 25 कटा, दोनों तरफ वाई स्क्वायर है, वाई स्क्वायर सेम चीज अगर बराबर के दोनों तरफ होती है तो वो कट जाती है। अब यहां से बचा देखो 36 माइनस के 10y, इधर के प्लस का 10y और इधर ऑलरेडी तो 6y है, तो बचेगा 4y। ये 36 से 4 गुणे में इधर के बट्टे में आ गए, 4 9 36, तो y का मान आ गया 9। तो बिंदु हमने मानी थी P 0, तो y का मान कितना आ गया, 9, तो बिंदु होगी 0, 9।
ठीक है, वो बिंदु क्या होगी 0,9 होगी। कहीं पे भी डाउट हो वीडियो को दोबारा देखें। आगे बढ़ते हैं। कह रहे बिंदु इतने और इतने को मिलाने वाले रेखाखंड के मध्य बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। तो देखो मध्य बिंदु के निर्देशांक अगर x, y है तो x क्या होता है, x आपका होता है x1 प्लस x2 बट्टे में 2 और y आपका होता है y1 प्लस y2 बट्टे में 2। ठीक है, ये आपका x1 y1 x2 y2 सूत्र में रख दो। 2 x2 कितना है माइनस के 2 बट्टे में 2, y1 कितना है 6 10 बट्टे में 2, 2 में से 2 घटाएंगे तो 0 बट्टे 2 0, ये हो गया 16 बट्टे 2 2 बट्टे 16। तो निर्देशांक क्या जाए x का मान 0 y का मान 8, 0,8। जीरो कमा 8 ही होगा। ठीक है, ऑप्शन में गड़बड़ी है, क्वेश्चन में मैंने जो सोल्यूशन किया उसमें कोई गड़बड़ी नहीं है। अगले प्रश्न में आ जाते हैं, शानदार क्वेश्चन है। कह रहे संलग्न चित्र में वृत्त का केंद्र O है, दिख रहा है आपको। कह रहे TPT वृत्त की बिंदु P पर स्पर्श रेखा है और ये जो कोण है QPT 65 है। ठीक है, यहां से देखिए QPT ये 65 है, तो POQ ये जो है ना इसका मान हमें निकालना है। सो अब ध्यान से देखिए, यहां से यहां तक 65 है। ठीक है, और आपको पता है यहां से लेकर यहां तक कितना होता है 90 होता है। ठीक है ना, यहां से लेकर यहां तक 90 होता है। और आप जानते हो ये हमारी क्या त्रिज्या है, ये भी हमारी त्रिज्या है। जो कोण यहां बनेगा ना वो कोण आपका यहां बनेगा। ठीक है, ये सोचने वाली बात है, डिटेल में करके दिखाने की जरूरत नहीं है। सो प्रमेय 10.1 के अनुसार हम क्या जानते हैं कि स्पर्श रेखा और त्रिज्या के बीच 90 अंश का कोण बनता है। तो इस कोण को अगर मैं y बोलूँ तो ये भी y होगा, क्योंकि ये त्रिज्या है, ये त्रिज्या है, ये आधार है। एक ही आधार पे दो समान भुजा होने पे कोण बराबर होता है, कक्षा 9 में पढ़ा है। ठीक है, तो y का मान क्या होगा, y प्लस 65 हमारा 90 होगा। ठीक है, तो 90 प्लस का 65 इधर के क्या हो जाएगा माइनस, तो ये आ जाएगा 25, ये 25, ये भी 25, तो 25 और 25 कितना हो जाएगा 50। देखो त्रिभुज बन गया ना, ये 25 आएगा तो ये भी 25 होगा। तो ये क्या होगा, त्रिभुज के तीनों कोणों का मान कितना होता है 180, 25 25 50, तो ये कितना हो जाएगा ऑटोमेटिकली 150। ठीक है, ऑटोमेटिकली कितना हो जाएगा 150 हो जाएगा। अब 150 बोल रहे हैं, 25 25 50 130 हो जाएगा। ठीक है, त्रिभुज के तीनों कोणों का मान कितना होता है 180, यानी कि x प्लस 25 प्लस 25 को जब जोड़ेंगे तो 180 आएगा त्रिभुज के तीनों कोणों का मान। ये 50 हो गया, तो प्लस के 50 इधर के माइनस कर दोगे, x का मान आ जाएगा 130। 130 यानी कि ऑप्शन नंबर सेकंड बिल्कुल सही हो जाएगा। जबरदस्त क्वेश्चन था। ठीक, आराम से बन गया। आगे बढ़ते हैं। कह रहे हैं यदि x बराबर 1 समीकरण इसका और इसका दोनों का मूल हो तो a गुणा b क्या होगा। मूल क्या होता है, समीकरण को संतुष्ट करता है। x की जगह पर तुम इसको रखोगे, इसको समीकरण को संतुष्ट करेगा और इसको भी करेगा। सो यहां से देख लीजिए हमारे पास क्या है एक्स स्क्वायर x प्लस a बराबर 0, x बराबर 1 रखो क्योंकि ये इसका मूल है। 1 प्लस 1 तो ये आ जाएगा 2 प्लस a बराबर 0, तो प्लस का 2 यहां से क्या जाएगा माइनस का 2। दूसरा समीकरण क्या है बी एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस 3 बराबर 0। एक्स की जगह पे क्या रखना है 1, तो यहां से b यहां से b। ठीक है, b प्लस b तो ये हो जाएगा 2b, तो 2b बराबर आ जाएगा माइनस का 3 और b बराबर आ जाएगा माइनस के 3 बट्टे 2। ठीक है दोस्त, ये a मिल गया, ये b मिल गया। अब हमें क्या निकालना है ab। a का मान है माइनस का 2
बी का मान मिला माइनस के 3/2, 2 से 2 कटा, माइनस माइनस प्लस, उत्तर आ जाएगा 3। ठीक है, ऑप्शन नंबर तीसरा बिल्कुल सही हो जाएगा। देखो मैं ऐसा टीचर नहीं हूं जो बोल दे इसका वो इसका वो, मैं जो भी बताता हूँ डिटेल में बताता हूँ आराम से। ठीक है, वृत्त के एक बिंदु पर कितनी स्पर्शिकाएं हो सकती है? देखो दोस्त, ये मेरा वृत्त है। ठीक है, कोई भी एक बिंदु ले लिया मैंने यहां से, तो एक बिंदु से ना हम एक ही स्पर्शिका खींच सकते हैं, तो उत्तर हो जाएगा पहला। ठीक, अब अगर आपसे पूछे एक वृत्त में कितनी स्पर्शिका खींची जा सकती है, तो आपका आंसर होगा अनंत। लेकिन एक वृत्त के एक बिंदु से कितनी स्पर्शिका खींची जा सकती है, तो आंसर आएगा 1। अगला प्रश्न है, कह रहे यदि P और Q दो धनात्मक पूर्णांक इस प्रकार है कि P का मान यह है और Q का मान यह है, और यहाँ पर जो A और B है ना ये अभाज्य संख्याएं हैं, तो इनका एलसीएम क्या होगा? देखो दोस्त, P हमारे पास है AB² और Q हमारे पास है A⁻3 B। हमें निकालना है एलसीएम। एलसीएम में क्या होता है ना, जो चीज दोनों में है, जो चीज दोनों में है उसकी अधिकतम घात लेनी होती है। ए की अधिकतम घात कितनी है? 3 है, और बी की अधिकतम घात कितनी है? 2। तो आंसर आ जाएगा A⁻3 B²। ऑप्शन नंबर 3। अगर इसी प्रश्न में आपसे बोल देता HCF निकालो, मॉशअप, तो जो दोनों में उसकी न्यूनतम घात लेते, ए की न्यूनतम घात 1 और बी की न्यूनतम घात 1, ए भी होता आंसर अगर आपसे HCF निकालने के लिए बोला जाता। ठीक हो गया, तो यहां देखना घात यहां मैक्सिमम लिया जाता है और यहां पर घात मिनिमम लिया जाता है। कह रहे 1 से 15 तक की संख्याओं का समांतर माध्य निकालिए। समांतर माध्य में क्या होगा? 1 से लेकर 15 बोला है ना, तो जितनी संख्याएं बोलते हैं उनको जोड़ दो। जितनी संख्या होती है उस संख्या से हमें क्या करना है? भाग दे देना है 15 से। अब देखो जोड़ेंगे कैसे? देखो जोड़ने का ट्रिक, ये हो गया 10, ठीक है, ये हो गया 20, ये 20 हो गया, हाँ, और ये हो गया 30, ठीक है, ये हो गया 40, अभी 5 बचा हुआ है, और ये हो गया, नहीं इसको और इसको ले लो, ये हो गया 20, ठीक है, और 10 को हमने नहीं, इसको हमने नहीं लिया है तो गोला मार दो, ठीक है, और ये हो गए 25, ठीक है। सो देखो यहां से कितना कितना मिला, ये 10, 20, 30, 40, 40 और 20 60, 60, 70, 95, 95 और 11। जोड़ा हमने सही है ना? कैलकुलेशन जोड़ा हमने सही है। अगर जोड़ में गड़बड़ होगी तो दोस्त आंसर नहीं आ पाएगा ना। ठीक है, सो इसका और एक सूत्र भी है। अगर आपको ये जोड़ने में दिक्कत होती है ना, तो n पदों का योगफल है ना, ये n पदों का योगफल का सूत्र है सिग्मा n है, और n की जगह पर 15 है, तो इसका सूत्र होता है n+1, ठीक है, n+1 बट्टे में 2, ठीक है, ये इसका सूत्र हो जाएगा 15 पदों के लिए, और बट्टे में कितना है? 15 है, तो n हमारे पास 15 पदों का योगफल निकाल रहे हैं, तो 15 + 1 बट्टे में 2 × 15, ठीक है, ये सूत्र बेस्ट होगा, इसमें बहुत टाइम वेस्ट लग जाएगा, ठीक है। यहाँ आ गया 16 बट्टे में 2, 2 × 16, आंसर आ जाएगा 8। तो ये सबसे बेस्ट मेथड है, n पदों का योगफल, 1 से लेकर 15 पद ना, 15 पदों का योगफल, n पदों का सूत्र ये होता है n+1 बट्टे 2, और इसके बट्टे में ऑलरेडी 15 है,
ठीक है, तो ये आ जाएगा, उत्तर आ जाएगा 8। ऐसे भाई जोड़ते रहेंगे ना तो बहुत टाइम वेस्ट हो जाना है, और क्या पता हमारा जोड़ सही भी हो ना हो, क्योंकि एग्जाम प्रेशर में ना क्या होता है, जोड़ने घटाने में बहुत हम हड़बड़ाहट करते हैं। एक हमें हमारे मन में चल रहा होता है कि अगर एक गलती हो गई तो क्वेश्चन का आंसर नहीं आएगा, ये भी डर रहता है। और इस डर को आप तभी भगा सकते हो जब आप ढेर सारा प्रैक्टिस करके जा रहे हो इस टाइप के क्वेश्चंस की। क्वेश्चन आता है अच्छी बात है, कई बच्चे कह रहे हैं ये तो मुझे आता है, ये एग्जाम में कर दूंगा, ऐसा नहीं। आए तो प्रैक्टिस करो, इससे आपका कैलकुलेशन स्पीड बढ़ता है। ठीक है, ये आपके भले के लिए है। कह रहे हैं अगर साइन का मान, साइन ए का मान 4/5 है तो tan ए का मान क्या होगा। बहुत आसान है, ठीक है, ए के लिए पूछा है, यहाँ ये होगा साइन ए 4/5 है। आपको ये सूत्र पता होगा, लाला आम लाया कच्चा कच्चा आम। ठीक है, यहां से हमारा साइन, फिर कॉस, फिर tan, नीचे से कॉसेक, फिर सेक, फिर कॉट। ठीक, ये हो जाएगा। साइन का मतलब क्या हुआ, लंब बट्टे कर्ण। तो ये हमारा लंब है, ये मेरा कर्ण है। तो कर्ण मेरा 5 है, लंब मेरा 4 है। हमें क्या निकालना, हमें क्या नहीं पता, हमें आधार नहीं पता। ठीक है, आधार निकालने के लिए क्या करना है, कर्ण के वर्ग में से 5 के वर्ग में से इसके वर्ग को घटा देंगे। 4 का वर्ग कितना होगा 16, तो ये आ जाएगा √9 यानी कि 3। तो आधार मुझे मिला 3। ये मेरा कर्ण है और ये मेरा लंब है और ये मेरा क्या है, आधार है। हमें क्या निकालना है, tan। tan का सूत्र क्या होता है, लंब बट्टे आधार, लंब बट्टे आधार। लंब का मान 4 है, आधार का मान 3 है, तो आंसर आ जाएगा 4/3। ये ऐसे प्रश्न है जो बोर्ड एग्जाम में बार बार रिपीट करके पूछे जाते हैं। अगला प्रश्न है, बिंदु इतने और इतने को मिलाने वाले रेखाखंड के मध्य बिंदु के निर्देशांक क्या होंगे। ठीक है, ये क्वेश्चन रिपीट हो गया, तो इस क्वेश्चन का आंसर आप खुद कमेंट करके देंगे। देखते हैं किस बच्चे का आंसर सही आ पाता है। अपना नाम जरूर लिखिएगा ताकि मैं आपका नाम अपने डायरी में लिख सकूं। ठीक, अगला क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है। कह रहे हैं 65 और 117 का जो HCF है, HCF को इस रूप में व्यक्त किया जा सकता है, तो m का मान क्या होगा। इन दोनों संख्याओं का जो HCF आएगा ना, उसको हम इस रूप में व्यक्त कर सकते हैं। तो पहले निकाल लो HCF। 65 को हम गुणनखंड करेंगे, 5 एकम 5, 5 तिया 15, 13 एकम 13, 117 का देखो 3 तिया 9, 3 नम 27, 3 एकम 3, 3 तिया 9, 13 एकम 13। गुणनखंड करेंगे तो 65 को मैं लिख सकता हूँ 13 गुणा 5 और 117 को लिख सकता हूँ 13 गुणा 9। ठीक, HCF क्या होता है, जो संख्या दोनों में है उसकी न्यूनतम घात। ठीक है, तो देखो HCF जो होगा 65 और 117 का, वो कितना आ गया, 13 दोनों में, इसकी न्यूनतम घात 1 है, 13 आ गया। लेकिन बोला इस चीज को हम ऐसा लिख सकते हैं। ठीक, अभी माइनस का है तो इधर के क्या हो जाएगा, प्लस का। जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा 130, 65 गुणे में इधर के क्या हो जाएगा बट्टे में, 65 दूनी 130, तो m का मान आ जाएगा 2। क्या ऑप्शन में 2 है, बिल्कुल है। तो ये प्रश्न भी हमारा आराम से बन गया। अगले प्रश्न में आ जाओ। कह रहे एक अर्धवृत्ताकार चांद का परिमाप 72 सेंटीमीटर है, इसका व्यास क्या होगा। देखो दोस्त, चांद है ना, ये अर्धवृत्ताकार चांद है ये, तो इसकी त्रिज्या यहां से यहां तक ये त्रिज्या r हुई, तो इसका जो अर्धवृत्त का परिमाप क्या होगा। देखो परिमाप ध्यान से देखना, ये यहां से क्या है, पाई आर है। अर्धवृत्त का परिमाप क्या होता है, पाई आर। तो यहां से आ जाएगा पाई आर
और यहाँ से आर है और यहाँ से भी आर है, प्लस 2r किसके बराबर है 72। तो यहाँ से आर उभयनिष्ठ है, अंदर बचा पाई प्लस 1 नहीं पाई प्लस 2, ठीक, और इधर बचा 72। पाई का मान कुछ नहीं है तो 22/7 रखेंगे, इसके बट्टे में कुछ नहीं तो 1, 7, 22 से कम 22, 7 दूनी 14, ठीक है, ऊपर आ गया 36/7 आर, ऊपर ऊपर बढ़ जाता है 36 से कम 36, 36 दूनी 72, बट्टे का 7 रखे कोड़े में आ जाएगा, तो 7 दूनी 14, आर का मान 14 आ गया। लेकिन हमसे व्यास पूछा है, व्यास क्या होता है, त्रिज्या का दुगुना, त्रिज्या कितनी आई है 14, 14 दूनी 28 सेंटीमीटर। ये हमें हमारा उत्तर आराम से मिल जाएगा, ठीक है, ये हमें हमारा उत्तर आराम से मिल गया। कोई डाउट, कोई दिक्कत नहीं होगी। अगले प्रश्न में आ जाओ। कह रहे यदि एक वृत्त का परिमाप और क्षेत्रफल संख्यात्मक रूप से बराबर है तो उस वृत्त की त्रिज्या क्या होगी। हमारे पास ना एक वृत्त है, ठीक है, इस वृत्त की जो त्रिज्या है वो आर है, ठीक है, हमें दिया क्या है, हमें दिया है कि वृत्त का जो क्षेत्रफल है और वृत्त का जो परिमाप है वो संख्यात्मक रूप से बराबर है। तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है पाई आर स्क्वायर और वृत्त का परिमाप क्या होता है 2 पाई आर, ठीक है, इस तरह पाई है, पाई से पाई घटा, आर स्क्वायर को आर गुणा आर लिख सकता हूं मैं, इधर आ रहा है इधर आ रहा है कट जाएगा, आर का मान क्या जाएगा 2, तो जो आर का मान होगा वो होगा 2 मात्रक, ठीक है, आर का मान कितना होगा 2 मात्रक। अगला प्रश्न है, ये ऐसे प्रश्न हैं जो बार बार आते हैं और ऐसा ही इसी टाइप का पेपर देखने को मिलेगा एग्जाम में, मैं आपसे बार बार बोल रहा हूं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सो देखो इसका मान बताना है 2 33 का मान होता है 1/√3, फिर प्लस 33 का मान है 1/√3, वर्ग है तो वर्ग लगा दिया, ऊपर है 2 1 कम 2, इधर है √3, बट्टे में 1 प्लस 1 का वर्ग 1, √3 का वर्ग 3, इसके बट्टे में कुछ नहीं तो 1, ठीक, ओके, ऊपर आ जाएगा 2/√3, नीचे हल करना पड़ेगा, भिन्न के रूप में है, 3 1 कम 3, 1 1 कम 1, यहां से आ गया 2/√3, 4/3, आप जानते हैं इसके गुणा इसके साथ 2 गुणा 3 और इस भागा इसके गुणा इसके साथ 4 गुणा √3, 2 दूनी 4, 3 को मैं लिख सकता हूँ √3 गुणा √3, बट्टे में है 2 गुणा √3, √3 से √3 गजा बचा √3/2, √3/2 किसका मान होता है sin 60 का मान होता है, ऑप्शन नंबर ही पहला सही हो जाएगा। tan 60 का मान होता है √3, sin 30 का मान होता है 1/2, cos 60 का मान होता है √3/2, ना 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 cos 60 का मान 1/2, cos 60 का मान 1/2, cos 30 का मान होता है √3/2, तो ये हो जाएगा आंसर, ठीक, हमारा आंसर क्या आएगा sin 60। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हमें एक एपी दे रखा है, इसका सारवंतर क्या होगा, सारवंतर डी, इसके द्वितीय पद में से प्रथम पद को घटा देना होता है, द्वितीय पद क्या है 2 प्लस √2, प्रथम पद क्या है 2, 2 से 2 घटा, आंसर आ गया √2, ऑप्शन नंबर तीसरा बिल्कुल सही हो जाएगा। कह रहे एक लंब वृत्तीय बेलन के आधार का क्षेत्रफल 9, देखो एक लंब वृत्तीय बेलन है, ये हमारा बेलन है, ठीक, बेलन की त्रिज्या हमारी हुई r और इसकी ऊंचाई हुई h, ठीक, हमसे क्या बोला गया है आधार का क्षेत्रफल, ये जो आधार है ना इस आधार का क्षेत्रफल,
आधार क्या वृत्त होता है, वृत्त में दे रखा है पाई आर स्क्वायर, कितना दे रखा है 9 पाई, कि जो आधार का क्षेत्रफल है वो 9 पाई है। आधार क्या है वृत्त, वृत्त मतलब वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, वो 9 पाई है, पाई से पाई कटा तो आर स्क्वायर का मान आ गया 9, आर वर्गमूल निकालेंगे 9 का वर्गमूल 3 होता है, तो आंसर आ जाएगा 3 सेंटीमीटर। ठीक है, तो जो उसकी त्रिज्या होगी उसके आधार का व्यास, अच्छा व्यास पूछा है तो व्यास क्या होगा भाई, 3 का डबल 6 सेंटीमीटर, व्यास जो होता है त्रिज्या का दुगना होता है 6 सेंटीमीटर। ठीक है दोस्त, आगे बढ़ते हैं। कह रहे हैं यदि समीकरण के मूल बराबर है तो सी का मान क्या होगा। अगर मूल बराबर होता है ना, मूल बराबर होने पर, मूल बराबर को समान भी कहते हैं, मूल समान है, मूल समान है यानी कि विभक्तिकर का मान 0 है, यानी कि बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान 0 है। ठीक है, ये जान लो आप। यहां से देखो एक्स स्क्वायर के गुणज को हम ए कहते हैं, एक्स के गुणज को हम बी कहते हैं, और सी की जगह पर सी ही है, और आपको सी का मान ही निकालना है। सो देखो दोस्त, बी का मान है -8 और ए की जगह पर है 2, सी की जगह पर सी है, 8 8 64, माइनस का और प्लस हो जाता है, 4 दूनी 8 होगा, माइनस का उधर जाके क्या हो जाएगा प्लस के 8 सी, तो 8 गुणे में इधर की बट्टी में आ जाएगा, 4 दूनी 4 से कटेगा वैसे ना, 4 से नहीं कटेगा, 2 चुक्के 8, 2 तिया 2 दूनी, फिर कटेगा 4 8 32। ठीक है, तो सी का मान कितना आ गया 8। एक सेकंड क्या कर रहा हूं, 8 8 64, 4 दूनी 8, 2 चौके 2 तिया 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 एकम 2 छंग 12, 2 8 16, हाँ ठीक है 8 आएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन में आ जाओ। कह रहे हैं m का मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए x माइनस 3 से यह पूर्णतया विभाजित है। ये कक्षा 8 का क्वेश्चन है, आठवीं चैप्टर मतलब कक्षा 8 में आपने पढ़ा होगा ना, तो उसका प्रश्न है ये। अगर ये रैखिक समीकरण से इसमें पूरा भागा चला जा रहा है, ठीक है, तो x माइनस 3 रैखिक समीकरण, इसको 0 मानो तो माइनस का 3 इधर के क्या हो जाएगा प्लस का 3, तो शेषफल प्रमेय लगता है, x का मान यहां रख दो, x का मान यहां रख दो, और इसको ये क्या बना देगा 0 बना देगा, 3 तिया 9, 9 चौको 36, 6 तिया 18, तो यहां से आ गया 18 बचेगा माइनस क्या, तो m का मान क्या जाएगा 18। ऑप्शन देखो 18, जो भी ऑप्शन में आ रहा है वो दिख रहा है ना आपको, मैं अंदाजे में नहीं बता रहा हूं दोस्त, सारा सॉल्यूशन के साथ बता रहा हूं, आराम से हो गया। अगला प्रश्न है दो बिंदुओं के निर्देशांक, आई थिंक ये वाला क्वेश्चन रिपीट हो गया, मध्य बिंदु। अब आते हैं खंड ब में। अभी तक जो खंड अ था वो बहुविकल्पी प्रश्न थे, उनके आंसर्स आपको ओएमआर शीट में देने होंगे। ठीक है, ओएमआर शीट कैसे भरा जाता है, कैसे लिखा जाता है, बोर्ड एग्जाम की कॉपी कैसे लिखी जाती है, आज से 3 महीने पहले ही मैंने वो वीडियो बना दी थी, लेकिन अगर आप दोबारा देखना चाहते हो तो उस वीडियो के लिंक्स मैं डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप जाके देख लेना, सीख लेना। ठीक है, अब हम आएंगे वर्णनात्मक प्रश्न में। ठीक, इसको अब हम हल करेंगे। क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है। कह रहे 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के त्रिज्याखंड को क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका कोण 60 डिग्री है। ठीक है, देखो हमारे पास एक वृत्त है, ठीक है, वृत्त की त्रिज्या के द्वारा काटा गया खंड है एक, ठीक है, जिसका कोण जो है वो 60 डिग्री है और जो त्रिज्या है वो 6 सेंटीमीटर है। ठीक है, हमें त्रिज्याखंड का
क्षेत्रफल निकालना है। एग्जाम में कैसे लिखना है वैसे ही लिखवाऊंगा मैं, बिल्कुल कोई शॉर्टकट नहीं दिया है। हमें क्या दिया है? त्रिज्या r बराबर 6 सेंटीमीटर, कोण थीटा बराबर 60 डिग्री। प्रश्नानुसार क्या? त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। क्या हो जाएगा सूत्र? थीटा बट्टे 360 गुणे पाई आर स्क्वायर। देखो सूत्र वगैरह मालूम होना चाहिए, और जब पाई का मान कुछ बोला ना जाए तो पाई का मान 22/7 में उपयोग करना है। थीटा कितना है? 60। आर का मान क्या है? स्क्वायर है तो 2 बार गुणे में, 0 से 0 कटा, 6 छंग 36, 1 6 से 6 कट गया, 22 छंग 132 बट्टे में है 7, यहीं पे छोड़ दो सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि हम क्षेत्रफल निकाल रहे हैं तो हम यहीं पे छोड़ देंगे। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अगले प्रश्न में आ जाओ। हमसे क्या बोला? चित्र में एक वर्ग है ओ ए बी सी ना, ये क्या है? एक ओ ए बी सी, ये एक वर्ग है। काफी शानदार क्वेश्चन है। चतुर्थांश ओ बी बी के अंदर खींचा गया यदि ओ ए 20 सेंटीमीटर है। देखो ये जो है ना 20 सेंटीमीटर है, तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना है, काला काला। ये कैसे निकलेगा? जब इस टुकड़े में से सफेद टुकड़े को काटकर फेंक दिया जाए। ये क्या बोला गया है? ये क्या है? त्रिज्या के द्वारा काटा गया खंड है ना, तो त्रिज्यखंड है। या फिर आप और अंदर एक वर्ग है, तो देखो दोस्त ये क्या है? ये जो हमारा वृत्तखंड है ना, ये देखो, ये हमारा जो ये दूरी होगी, ठीक है, और ये जो दूरी होगी, ठीक है, ये हमारा क्या है? त्रिज्यखंड है, वही होगी। अगर वर्ग की भुजा को मैं क्या मान लेता हूं, हमें क्या दे रखा है? ओ ए 20 सेंटीमीटर दे रखा है ना, तो ये वाली देखो, वर्ग का विकर्ण का सूत्र क्या होता है? ए √2 से होता है। ये वर्ग की भुजा मैंने ए मान ली, ए मेरे पास कितना दे रखा है? 20 सेंटीमीटर। तो वर्ग का विकर्ण क्या हो जाएगा? जो वर्ग का विकर्ण होगा वो होगा a√2, यानी कि 20√2 सेंटीमीटर में। और जो वर्ग का विकर्ण होगा वही इसकी त्रिज्या होगी। त्रिज्या कितनी हो जाएगी? 20√2, ठीक है, ये हो जाएगी। ठीक, जो मालूम नहीं था वो मिल गया हमें। अब प्रश्नानुसार आ जाओ। प्रश्नानुसार छायांकित भाग का क्षेत्रफल। वो क्या होगा? यहां लिखना होगा त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल माइनस वर्ग का क्षेत्रफल। सो देखो गाइस, मैं क्लास ले रहा हूं अभी, अब हमारी धृति आ गई है, अब इसके साथ खेलना पड़ता है। अब घर पे पता नहीं सब लोग काम कर रहे होंगे, ये बीच में स्टूडियो में घुस गई है। धृति सबको हेलो कर दो, इधर इधर है ना, एक फ्लाइंग किस दे तो सबको, देखो फ्लाइंग किस दो। जाओ बेटे, मैं पढ़ा रहा हूँ ना, सुना आप पहले जाओ, सुना पढ़ा सी जाओ, मैंने बसो था, चुपचाप बसो। तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल सूत्र क्या होता है? थीटा बट्टे 360 पाई आर स्क्वायर। ठीक, और उसके बाद वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? भुजा का वर्ग। अब आपके मन में आ रहा होगा सर ये थीटा क्या होगी, है ना, ये थीटा क्या होगी? अगर आप ध्यान से देखो, ये थीटा क्या है? थीटा है 90,
चतुर्थांश है तो 90 होगा, तो 90 बट्टे में 360। पाई का मान कुछ बोला है? नहीं बोला तो 22/7 रखेंगे। आर हमारे पास है 20√2 वर्ग और भुजा है 20। हल करो, ये 4 बार में कटेगा और यहां से देखिए ऊपर से आ जाएगा 22, नीचे है 4 × 7 और यहां से 20 का वर्ग 400 और ये गुणे में 2, ठीक है, और यहाँ पे है 400। अब आप देखो कुछ कट रहा है, 2 दूनी 4, 2 से काटो 2 1 कम 2, 2 1 कम 2, ऊपर आ जाएगा 11 के 44 बट्टे में 7 और यहाँ है 400। ठीक है, आप इसको हल कर लेना। हल करने के बाद जो भी आएगा वो आपका क्या हो जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो कमेंट करके अपना आंसर बताएं। चल जल्दी जा, बाहर जा। ना तुम्हें जा बेटा। सॉरी गाइस, वो बीच क्लास में धृति आ गई थी ना, तो आपको धृति कैसी लगती है? क्यूट। मुझे तो हमारी घर की जान है, हम सबकी जान है, इकलौती घर में है ना, तो सभी बहुत प्यार करते हैं उससे। तो देखते हैं आप लोगों का प्यार और आशीर्वाद उस पर बना रहे। तो जिस तरीके से मैं आपको एजुकेट कर रहा हूँ, मैं चाहता हूँ कि हमारे घर के जो भी बच्चे हों या आप लोग जो भी हों, वो हमारे देश के लिए, हमारे समाज के लिए कुछ ऐसा करें ताकि सब उस पर प्राउड करें। मैं ये नहीं कहता कि पढ़ाई ही करो, सिर्फ आप पढ़ाई करके ही अपना देश का नाम रोशन कर सकते हो, ये ज़रूरी बात नहीं है। वो किसी भी फील्ड में हो सकता है, किसी को हेल्प करके, ठीक है, कि खेल कूद में जाकर, पढ़ाई करके, अलग अलग फील्ड में आप कुछ भी अच्छा काम करो जिससे आपका देश, आपका समाज आप पे प्राउड करे और उनको बेनिफिट हो। मैं हमेशा यही चाहता हूँ। मेरे अभी तो मेरे खुद के बच्चे नहीं हुए ना, लेकिन भगवान जब भी देगा, मैं चाहता हूँ, मैं अपने बच्चों पे कभी प्रेशर नहीं डालूंगा कि तुझे डॉक्टर बनना है, तुझे इंजीनियर बनना है या आईएएस बनना है। मैं उसको फ्रीडम दूंगा। समझाने का काम हम पेरेंट्स का होता है, समझाएंगे कि क्या अच्छा है क्या बुरा है, लेकिन उसे जो अच्छा लगेगा उस फील्ड में हम उसको पूरा फुल सपोर्ट करेंगे। और हाँ, क्या अच्छा है क्या बुरा है उसको स्टार्टिंग से सिखाना होता है। एक अच्छी परवरिश बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है, ठीक है ना, तभी वो बच्चा आगे जाके अच्छा बनता है और वो अच्छा कार्य करता है। तो ये पेरेंट्स का भी होता है और जहाँ आप रह रहे उस समाज का भी उस पर इफेक्ट पड़ता है, ठीक है ना। चलिए आगे प्रश्न पे आ जाते हैं। कह रहे हैं अगर कॉट ए का मान b/a हो तो हमें सिद्ध करना है कि इसका मान 1 होगा। ठीक है, तो देखो दिया है, क्या दिया है, कॉट ए बराबर b/a दे रखा है और हमें सिद्ध क्या करना है, हमें सिद्ध करना है b sec a बट्टे में a cosec a किसके बराबर है, 1 के बराबर। ठीक, ये हमें सिद्ध करना है। सो देखो दोस्त, आपको मैंने अभी बताया था, लाला आम लाया कच्चा कच्चा आम। ठीक, कई लोग इसको लाल बट्टे कक्का पढ़ते हैं, जैसे जिसको याद रहे, साइन कॉस टेन कॉसेक सेक कॉट। ठीक है, ये होता है। तो हमारे पास कॉट दे रखा है, ठीक, हमारे पास कॉट दे रखा है। तो कॉट क्या होता है, आधार बट्टे लंब। ये वाला मेरा आधार है और ये वाला मेरा लंब है। तो ठीक है, अब हम उसी आधार पर चित्र बनाएंगे। ठीक, जैसा मैं कर रहा हूं वैसा बिल्कुल एग्जाम में करना है। आधार मेरा बी है और लंब मेरा ए है। तो पाइथागोरस प्रमेय से ऐसा डिटेल में लिख के दिखाना पड़ेगा पूरा, डायरेक्ट नहीं कर सकते क्योंकि ये वर्णनात्मक प्रश्न है। पाइथागोरस प्रमेय क्या कहती है, पाइथागोरस प्रमेय कहती है कर्ण का वर्ग जो होता है वो होता है आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग। आधार क्या है मेरे पास,
आधार मेरे पास बी है और लंब मेरे पास ए है। कर्ण स्क्वायर है, मुझे कर्ण चाहिए, तो कर्ण निकालने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, वर्गमूल। तो कर्ण मेरा आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लिखो या बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर लिखो, बात एक ही है। अब आ जाएंगे प्रश्नानुसार। ठीक है, बायां पक्ष लेके आपको दायां पक्ष हल करना है। बी सेक ए बट्टे ए कॉसेक ए। तो देखो दोस्त, सिंपल वे में सेक का मतलब क्या होता है, एक बट्टे कॉस, और कॉसेक का मतलब होता है एक बट्टे साइन। तो आप जानते हैं इसकी गुणा इसके साथ होता है, भागा इसकी गुणा इसके साथ। तो ऊपर बी एक कम बी, ये आ जाएगा साइन, और यहाँ आ जाएगा ए, नीचे आ जाएगा कॉस एक कम कॉस। और साइन बट्टे कॉस क्या होता है, 10। साइन बट्टे कॉस क्या होता है, 10। और 10 क्या होता है, कॉट का उल्टा है कि नहीं। अगर आपको कॉट मालूम है, इसलिए 10 क्या होगा, उसका व्युत्क्रम एक बट्टा कॉट होता है। तो यहां से कॉट का मान क्या आ जाएगा, जो नीचे है वो ऊपर चला जाएगा, जो ऊपर है वो नीचे आ जाएगा। तो कॉट, ठीक है, तो ये 10 का मान मिल गया। 10 का मान यहां रख दो, बी एक कम बी, ए एक कम ए, आ गया एक। हम लेफ्ट साइड लेके चले थे और हमें हमारा राइट हैंड साइड मिल चुका है। ठीक है, यहां से 10 ए का मान रखने पर ऐसे लिख देना। ठीक है दोस्तों, आगे समझ में आपको कहीं पे कोई डाउट, कोई दिक्कत नहीं होगी। अगला प्रश्न है, कह रहे हैं बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। 1.5 मीटर लंबा एक प्रेक्षक एक चिमनी से 28.5 मीटर की दूरी पर है और उसकी आंखों से चिमनी के शिखर का उन्नयन कोण 45 डिग्री है। चिमनी की ऊंचाई बताइए कितनी होगी। तो देखो दोस्त, ये चिमनी है और इससे कितनी दूरी पर, 28.5 की दूरी पर खड़ा हुआ है, और यहां पर एक लड़का है। उस लड़के की लंबाई कितनी है, 1.5 मीटर है। तो लड़के की आंख से बन रहा है, तो इसके समांतर एक रेखा लेंगे। लड़के की आंख से बन रहा है, आंख से जो शिखर का उन्नयन कोण बन रहा है वो कितना बन रहा है, 45 डिग्री बन रहा है। ठीक, कितना बन रहा है, 45 डिग्री। सो देखो दोस्त, चिमनी की ऊंचाई यहां से लेकर पूरी यहां तक है, लेकिन अगर मैं ये ऊंचाई निकाल लूं, इस ऊंचाई को मैं h बोल देता हूं, यहां से लेकर यहां तक, क्योंकि ये वाली ऊंचाई मुझे पहले से ही मालूम है, इसके समांतर लिया ना मैंने। अगर ये 1.5 है तो ये भी तो 1.5 मीटर ही होगा। तो मुझे बस ये h मिल जाए, नाम दे दो A B C D। ठीक है, माना, हमने क्या माना कि जो DE है, DE क्या है, h है। ठीक है, जो कि हमें चाहिए होगा। इसलिए चिमनी की ऊंचाई, चिमनी की ऊंचाई क्या हो जाएगी, यहां से लेकर यहां तक प्लस यहां से लेकर यहां तक, ये होगी। तो चिमनी की ऊंचाई हो जाएगी h प्लस 1.5। हमें h निकालना होगा। अब देखो दोस्त, अगर ये 28.5 है तो यहां से लेकर यहां तक भी तो क्या होगा, 28.5 होगा। तो देखो, त्रिभुज ए डी ई में यहाँ 90 अंश का कोण है। त्रिभुज ए डी ई में मैंने आपको सिखाया चैप्टर नंबर 9 में क्या, कि एक भुजा आपको दी हुई होगी और एक भुजा आपको निकालनी होगी, उसके बीच में लगाना है संबंध। तो देखो, कोण के सामने वाली भुजा क्या होती है, लंब। 90 अंश के सामने वाली भुजा क्या होती है, कर्ण। तो ये ऑटोमेटिकली ये क्या हो जाएगा, आधार। तो डीई बट्टे में है एडी, लंब बट्टे आधार क्या होता है, tan थीटा। थीटा का मान क्या है, 45। डीई हमारा हमने h माना, एडी हमारे पास 28.5 है।
और 10 इसका मान 1 होता है। ठीक है, इसके पट्टे में कुछ नहीं तो 1 ले लिया, तिरछी गुणा करेंगे h 1 कम h 28.5 1 कम 28.5 h मिल गया। h का मान यहाँ रख दो, 28.5 में 1.5 जोड़ दो, जोड़ना आधा होगा ना, 28.5 1.5 5 और 5 0.8 और 1 9, हासिल लगा 10, हासिल अभी भी 1 है, 2 और 1 3, तो ये हो जाएगा 30 मीटर। ठीक है, ये जो हमारी चिमनी है इसकी जो ऊंचाई होगी दोस्त वो कितनी होगी, 30 मीटर होगी। ठीक हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न में आते हैं शानदार। कह रहे निर्धारित कीजिए कि द्विघात समीकरण, ये जो द्विघात समीकरण के मूल वास्तविक है, यदि ऐसा है तो मूलों की प्रकृति, अच्छा सॉरी, मूलों को द्विघात सूत्र द्वारा ज्ञात कीजिए। शानदार क्वेश्चन है, बड़े हर साल एग्जाम में आता है। देखो क्या दिया है, ठीक है, मूल वास्तविक यानी मूलों की प्रकृति ज्ञात करनी है। तो द्विघात समीकरण दे रखा है हमें, दिया है द्विघात समीकरण, द्विघात समीकरण क्या दे रखा है, 9x² प्लस के 7x माइनस के 2 बराबर 0, ये चीज हमें दे रखी है। ठीक, चूंकि यहाँ a के स्थान पर क्या है x² का गुणज, b के स्थान पर क्या है x का गुणज, और c के स्थान पर क्या है अचर पद, चिन्हों का भी ध्यान रखना है। तो यहां लिखेंगे मूलों की प्रकृति के लिए, मूलों की प्रकृति के लिए क्या हो जाएगा, मूलों की प्रकृति के लिए हम क्या निकालते हैं, डी विविक्तिकर निकालते हैं, b² माइनस के 4ac, b कितना है 7 और a कितना है 9, c कितना है माइनस के 2, 7 7 49, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, देखो 4 9 36, 36 दूनी 72, तो 9 2 11, हासिल लगा 1, 7 4 11 और 1 12, 121। डी आ गया धनात्मक, चूंकि डी धनात्मक है इसलिए मूल वास्तविक तथा भिन्न भिन्न होगी। ठीक है, मूल वास्तविक तथा भिन्न भिन्न होगी, ये चीज हो गई। अब देखो दोस्त, जब भी आप डी निकालो ना तो वैसे द्विघाती सूत्र ही बेस्ट होता है, और द्विघाती सूत्र को हम क्या कहते हैं, श्रीधराचार्य का नियम भी कहते हैं। तो अब लिखेंगे द्विघाती सूत्र द्वारा, क्या होता है सूत्र, x बराबर माइनस का b प्लस माइनस b² माइनस के 4ac बट्टे में 2a, यही होता है। अब देखिए b कितना 7, b² माइनस 4ac अभी हमने निकाला था, है ना, कितना 121, 2a, a का मान कितना है 9, 121 का वर्गमूल होता है 11, 9 दूनी 18। ठीक, अब हमें क्या करना है, हल करना है, प्लस चिन्ह लेना है एक बार और एक बार माइनस चिन्ह, प्लस चिन्ह लेने पर यहां से प्लस का चिन्ह ले लेना है, 11 में से 7 घटाएंगे 4 बचेगा, 4 बट्टे 18, 2 दूनी 4, 2 नम 18, पहला आंसर। फिर लेना माइनस चिन्ह लेने पर, जैसे ही माइनस चिन्ह लेंगे माइनस के साथ, अरे यार माइनस के साथ माइनस 11 आएगा ना, माइनस के 11 आ जाएगा बट्टे 18, तो माइनस के 18 बट्टे 18, 18 1 कम 18, दूसरा जो मान आएगा वो माइनस के 1 आ जाएगा। दो मूल है, दोनों अलग अलग मान है।
काफी शानदार क्वेश्चन था और बोर्ड एग्जाम में बार बार पूछा जाता है, और ये सारे बोर्ड्स के द्वारा दिए गए प्रश्न है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बोर्ड एग्जाम में बार बार आते हैं। अगला प्रश्न है, एक घड़ी की मिनट की सुई की जो लंबाई है वो 14 सेंटीमीटर है, इस सुई द्वारा 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल आपको ज्ञात करना है। सो देखो, घड़ी है हमारी, ये घड़ी की सुई किसकी तरह काम करेगा, त्रिज्या की तरह काम करेगा। अब घड़ी में जानते हैं यहां पर होता है 12, 1, 2, 3, यहाँ 6, चलता रहता है घड़ी। ठीक है, और एक चक्कर में कितना मिनट होता है, सॉरी, एक चक्कर 60 मिनट में पूरा होता है, और एक चक्कर में कितना कोण बनाते हैं, 360 डिग्री। लिखेंगे चूंकि 60 मिनट में रचित क्षेत्रफल, क्यों लिख रहा हूं यार, रचित कोण, 60 मिनट में रचित कोण कितना होता है, 360 डिग्री। इसलिए 1 मिनट में रचित कोण क्या कर दोगे, 60 से भाग दे दोगे, एक एक नियम लगा दोगे, 6 डिग्री आ जाएगा। हमसे कितने मिनट के लिए पूछा है, 5 मिनट में कितना कोण बनाएगा, वही तो नहीं पता ना, मैं त्रिज्या तो मालूम है, त्रिज्या कितनी दे रखी है, 14 सेंटीमीटर, 14 सेंटीमीटर लंबी सुई है। ठीक है, यहां से यहां तक आती है, सपोज करो 5 मिनट में, तो कितना क्षेत्रफल घेरती है वो हमें बताना है। ठीक है, वो चीज हमें बतानी है। इसलिए 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल, तो 5 को गुणा कर देंगे 6 डिग्री से, 30। तो हमारे पास दिया क्या है, दिया है त्रिज्या कितना, 14 सेंटीमीटर, और कोण हमें मिला है 30 डिग्री। इसलिए प्रश्नानुसार क्या हो जाएगा, 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल। देखो दोस्त, 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल ये यहाँ था, और फिर ये यहाँ आएगा, क्या है ये, त्रिज्यखंड है, तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल है ये, तो यहाँ सूत्र लग जाएगा उसका, थीटा बट्टे 360 पाई आर स्क्वायर। थीटा कितना है, 30 बट्टे में 360, पाई का मान कुछ दे नहीं रखा है तो 22/7 लगाएंगे, और आर का मान है 14, स्क्वायर है ना, तो 14 गुना 14, 0 से 0 कटा, 3 कम 3, 3 दूनी 6, 7 दूनी 14, 2 छंग 12, 2 तिया 2 सत्ते, 22 सत्ते 154 बट्टे में 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमें हमारा आंसर आराम से मिल जाएगा। कोई डाउट? आगे बढ़ते हैं। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, माध्यिका निकालने के लिए हर साल आ जाता है क्वेश्चन। कह रहे निम्नलिखित में से किन्हीं 5 खंडों को हल कीजिए। ठीक है, निम्नलिखित बंटनों की माध्यिका ज्ञात करनी है। ठीक है, माध्यक भी बोलते हैं, माध्यिका भी बोलते हैं, और हर साल आता है प्रश्न, हर साल आता है, हर बोर्ड में। सबसे पहली चीज क्या देखो कि जो वर्ग अंतराल जहां पे समाप्त हो रहा है, क्या वहीं से शुरू हो रहा है? बिल्कुल, 20 पे खत्म हो रहा है, 20 शुरू हो रहा है, तो फिर कोई तो दिक्कत ही नहीं है। हमें क्या करना है, सबसे पहले आ जाएगा वर्ग अंतराल। ठीक है, फिर आएगी बारंबारता, फिर आएगी संचयी बारंबारता। संचयी बारंबारता को अंग्रेजी में कहते हैं कॉम्युलेटिंग फ्रीक्वेंसी, इसीलिए सीएफ से वर्धित किया जाता है। और बारंबारता को क्या कहा जाता है, फ्रीक्वेंसी। तो देखो, सबसे पहले वर्ग अंतराल लिखना है हमें। हमारे पास है 0 से 10, फिर 10 से 20,
30 से 30 कहाँ तक जा रहा है? 50 तक। 30 से 40 और फिर 40 से 50। 0 से 10 है 9, 8, 12, 5, 3। ठीक, संचय बारंबारता कैसे निकालते? सिंपल है एकदम, जो ये पहला वाला वैसे का वैसे आ जाता है। ठीक है, उसके बाद ये जो आया है उसके नीचे वाले में जोड़ दो। 9 और 8 कितना हो जाएगा? 17। फिर नीचे वाला तो 17 में 12 जोड़ो, क्या हो जाएगा? 29। 29 में 5 जोड़ो तो ये हो जाएगा 34। ठीक है, 34 में 3 जोड़ेंगे ये हो जाएगा 37। कैलकुलेशन में कोई गड़बड़ तो नहीं हो रही है? 12, 20, एक सेकेंड, 8 है ना, 20, 20, 12 और 5, 17, 37। ठीक है, कोई गड़बड़ नहीं है। देखो सही है हमारा। अब इन सबको जोड़ के देखो, इन सबको जोड़ के देखोगे तो 37 आएगा। ये क्या है? f का कुल योगफल, जिसे हम n कहते हैं। ठीक है, जिसे हम क्या कहते हैं? n कहते हैं। देखो हमेशा एक चीज मैं आपको बोलूंगा, यहाँ पे जो आया है ना, यहाँ पे भी वही आएगा। कम ज्यादा अगर आ रहा है तो आपने गड़बड़ी कर दी है कैलकुलेशन में। और एक टिप्स ये भी है बेटा कि जब भी क्वेश्चन आप करो तो एक बार रीचेक कर लिया करो। अगर आपके मन में थोड़ा सा भी डाउट आ रहा है, रीचेक कर लो। कई बार ऐसा होता है हम पूरा क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, 5-7 मिनट लगा दे रहे हैं और फिर हमें गलती दिखती है, अरे यार फिर पूरा काटना पड़ता है। वो समय भी बर्बाद हुआ और उस समय का इफेक्ट हमारे दिमाग में पड़ेगा। हम अगले क्वेश्चन में पैनिक कर जाएंगे, अरे भाई समय नहीं है, जल्दी जल्दी करो, और जल्दबाजी के चक्कर में और गलतियां होंगी। तो जब भी क्वेश्चंस करना है बिल्कुल फोकस होके करना है। क्वेश्चन करते समय अपने मन को डाइवर्ट नहीं करना है इधर उधर। कोई दोस्त है, कोई बंधु है, या कोई लड़की है जो आपसे, अरे भाई, अरे राहुल बता दो, थोड़ा मुझे दिखा दो, तो भाई दिखाना नहीं है, पहले खुद को देखो, खुद पहले कर लो आराम से। उसके बाद अगर आपके पास समय बच जाए, थोड़े दयालु बन रहे हो, थोड़ा सा समझ रहे हो ना मेरा मतलब क्या है, तो तब जाके दिखा दो। लेकिन पहले खुद एग्जाम हॉल में सेल्फिश बनना है, पहले सारा खुद करो, उसके बाद दिखाना है नहीं दिखाना वो आपकी चॉइस है। ठीक है, वो बात की बात है। मेरे से पूछो, जब मैं स्कूल टाइम में था ना, मैं सारे दोस्तों को बोलता था, क्योंकि बोलते थे भाई मैं सबको बताऊंगा, लेकिन जब तक मैं पेपर सॉल्व कर रहा हूँ मुझे कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा। अगर तूने मुझसे पूछ दिया ना ये बता वो बता, फिर मैं तुझे बताऊंगा भी नहीं, सीधी बात है। लेकिन जब तक मेरा पेन कॉपी में चल रहा है तब तक मुझसे कोई कुछ भी मत पूछना। ठीक है, इसी बात एक स्टोरी बता देता हूँ। हम जब क्लास 12th में थे ना, तो हमारे बैच में 26 बच्चे पढ़ते थे। सन 2011 की बात है, 10 की बात है। 2010 में मेरा 12th पास हुआ है। ठीक है, तो उस बैच में सिर्फ 5 बच्चे पास हुए थे और बाकी 21 बच्चे फेल हो गए थे। 4 बच्चे बॉयज के थे और एक लड़की थी गर्ल। ठीक है, इकलौती लड़की गर्ल थी, तो मैं ही टॉपर था। उसमें क्या था ना, वो लड़की मेरे भरोसे बैठी रहती थी। मैंने उसको बोला था देख मैं बताऊंगा लेकिन पहले मेरा पेपर होने दे, और मेरा पेपर कभी भी मुझे समय की कमी नहीं हुई। जो बच्चा पूरे साल भर पढ़ेगा ना, तो 3 घंटे का जो पेपर होने वाला है वो बहुत ज्यादा है। पेपर डेढ़ घंटा से 2 घंटे में खत्म हो जाता है आराम से, 1.5 घंटा 2 घंटे में। उसके बाद खाली बैठे रहना पड़ता है, और उस 1 घंटे में मैं इसको ऐसे दिखाता था और वो छापती रहती थी, मेरे भरोसे रहती थी। और वो इकलौती लड़की पास थी पूरे बैच में, बाकी उसके सारे 7 की लड़कियां फेल थी, वो भी फेल हो जाती, लेकिन वो पास हो गई। तो ये कह रहा हूं दिखाओ लेकिन अपना कर लो खुद, पहले सारा कुछ खुद का निपटाना है, सारा रिवीजन कैलकुलेशन देख लेनी है, कोई छूट तो नहीं रहा है। उसके बाद अगर टाइम बच जाए तो दिखाओ, वरना मत दिखाना, सेल्फिश बनना है, सीधी सी बात। भाई तुम साल भर पढ़ोगे नहीं और यहाँ पर बाकी बोलोगे दिखाओ ये बताओ वो बताओ, ये गलत बात है। ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अब क्या है ना, ये चीज हो गई, इस एफ के कुल योग को ही हम एन कहते हैं। माध्यिका निकालने का जो सूत्र होता है, माध्यक भी बोलते हैं इसको, जिसका सूत्र होता है एल प्लस एन बट्टा 2 माइनस का सी एफ बट्टे में एफ गुणा एच। ये सूत्र होता है, सूत्र भी याद करके रखो।
मुझे सूत्र याद हो ना हो उससे फर्क नहीं पड़ता। एग्जाम आपको देना है, मुझे नहीं। मैं तो दे के पास होके अच्छे नंबरों से फिर मैं आपको पढ़ा भी रहा हूं। लेकिन अब आपकी बारी है, सब कुछ आसान है। ठीक है, अब क्या है देखिए, ये माध्यक का सूत्र है। अब आप कहेंगे सर ये एच क्या है? एच होता है अंतराल 0 से 10, 10 से 20। तो हमारे पास एच कितना है? 10 है। उसके बाद अब देखो एन कितना है हमारे पास? एन हमारा 37 है। चूंकि एन बट्टा 2 देखो ये निकालना होता है। 37 बट्टा 2 से काटो तो 1 कम 2, 2 बट्टे 16, 2 पंजे 10, 18.5 आ रहा है। तो अब आपको सी एफ में ना 18.5 से ज्यादा ढूंढना होगा। ज्यादा बहुत सारे मिलेंगे लेकिन जो पहली बार ज्यादा है 18.5 से ज्यादा 29 है, 34 है, 37 है। लेकिन जो पहली बार आया है उसको देखो तीसरे नंबर में, इसी के सीध में जाओ, ये तीसरे नंबर पर है, इसी के सीध में जाओ तीसरे नंबर पर। ठीक है, तो दोस्त ये जो आया है डब्बा, ये हमारा है माध्यिका वर्ग या माध्यक वर्ग। ठीक है, और ये माध्यक वर्ग की क्या है? निम्न सीमा है L 20। और ये F के लाइन में, तो ये मेरा F है 12। जहां से आपने चेक किया जस्ट उसके ऊपर वाला, जहां से आपने चेक किया था ना जस्ट उसके ऊपर वाला क्या होता है? सी एफ, क्योंकि ये सी एफ के कॉलम में। सारे मान आ गए। अब बस मानों को रखिए और उसको हल कीजिए। एल का मान क्या है? 20, एन बट्टे 2 आएगा 18.5, सी एफ हमारा है 17, एच हमारा है 10 और एफ हमारा है 12। 18 में 17 घटाओगे 1.5 बचेगा, इसको गुणा करना है 10 से, बट्टे में 12, 1.5 ढाई 15 बट्टे 12, 3 चौके 12, तीन तीन ही बचे 15, 4 एक कम 4, 1 बचा 10 हो जाएगा, 4 दूनी 8, 4 पंजे 20। तो 20 में हमें जोड़ देना है 1.25, तो ये आ जाएगा 21.25। माध्यक, माध्यक या माध्यिका, आप जो बोलना चाहो। ठीक है, ये हमें हमारा उत्तर मिल जाएगा और हर साल आने वाला प्रश्न है, हर साल आता है। कोई डाउट, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। सारे चैप्टर्स मैंने करा रखे हैं दोस्त। एक बार डिस्क्रिप्शन जरूर चेक कर लेना, मैं बार बार वही बोल रहा हूं कि डिस्क्रिप्शन जरूर चेक कर लेना। अगला प्रश्न है, हमें बोल रहा है कि दर्शाइए कि 5 माइनस अंडर रूट 3 एक अपरिमेय संख्या है। तो आपको पता ही है ऐसे प्रश्नों में हम क्या करते हैं, उल्टा मान लेते हैं। माना 5 माइनस अंडर रूट 3 एक परिमेय संख्या है। ठीक है, ये क्या है? एक परिमेय संख्या है। परिमेय है तो कोई भी परिमेय संख्या जो होती है उसे हम p बट्टे q के रूप में लिखते हैं, जहां पर बट्टे वाला नीचे वाला 0 नहीं होता है। p और q क्या होते हैं? पूर्णांक होते हैं, तथा जो HCF होता है p और q का वो 1 होना चाहिए। और ऐसे क्वेश्चन तो ज्यादा आसान होते हैं। अंडर रूट वाले को एक तरफ रखना है, बाकी सबको दूसरी तरफ। तो देखो दोस्त, p बट्टा q प्लस का इधर आके माइनस का हो गया, और ये माइनस वाला अंडर रूट इधर आके प्लस का हो गया। समीकरण नंबर 1 मानो। अब जानते हैं 5 एक परिमेय संख्या है, p बट्टे q एक परिमेय संख्या है। परिमेय से परिमेय घटाने पर परिमेय होता है, और ये अंडर रूट 3 हम जानते हैं अपरिमेय है, क्योंकि अभाज्य संख्या के ऊपर अंडर रूट लगने पर वो अपरिमेय हो जाती है। तो लिखेंगे चूंकि 5 माइनस p बट्टे q एक परिमेय संख्या है, तथा हम जानते हैं कि अंडर रूट 3 एक अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, तो
तो क्या परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या बराबर हो सकती है? बताइए, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या बराबर हो सकती है? कभी नहीं। अतः समीकरण एक से क्या हो जाएगा? ये जो 5 माइनस पी बट्टे क्यू अंडर रूट 3 ये आपस में कभी बराबर नहीं हो सकते। अतः हमारी अवधारणा क्या है? जो हमने परिमेय माना था ये गलत है। अतः हमारी अवधारणा गलत है। इसलिए 5 माइनस अंडर रूट 3 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक, ये हमें हमारा उत्तर, हमें हमारा आंसर आराम से मिल जाएगा। ठीक, बिल्कुल यही लैंग्वेज लिखना है आपको। इससे कोई भी चीज छोटा करोगे तो नंबर भी छोटे हो जाएंगे, और इससे आसान एक्सप्रेशन और कुछ हो ही नहीं सकता। अगला प्रश्न है कि संख्या 0.66 को पी बट्टे क्यू के रूप में लिखिए। ठीक है, बहुत ही आसान प्रश्न है। तो मान लेते हैं x मान लिया, क्या है 0.66 बार बार चल रहा है। ठीक है, इसको समीकरण नंबर 1 मान लो। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 0.6 की पावर 1, क्योंकि 6 बार बार रिपीट हो रहा है तो जो रिपीट होता है उसके ऊपर बार लग जाता है कि नहीं। अब देखो, जितनी संख्या के ऊपर बार लगता है ना समीकरण में, उतने जीरो से गुणा करते हैं एक के पीछे। तो 10 से गुणा करने पर, ये चीज तो मैंने आपको बस समझाने के लिए लिखी थी। ठीक है, 10 से जैसे ही गुणा करेंगे तो गुणा करने पे दशमलव एक स्थान पीछे जाता है। ये इधर क्या हो जाएगा 10x, और ये हो जाएगा 6.66, चलता रहेगा। समीकरण नंबर 2। अब आपको समीकरण नंबर 2 से ना समीकरण नंबर 1 को घटाना होता है। ये चीज तो आपने कक्षा 8-9 में ही पढ़ लिया होगा। वो बराबर के इस तरफ दोनों जगह सेम टू सेम है। चला जा रहा है, चला जा रहा है। तो इधर से तो ये पूरा हट गया, 6 में से 0 घटाएंगे तो ये 6 बचेगा, और 10 में से 9x घटाएंगे तो 9x बचेगा। ठीक, ये 9 गुणे में इधर के बट्टे में आ गया, 3 3 9, 3 दूनी 6, तो ये आ गया पी बट्टे क्यू के रूप में। पी की जगह पे 2 है, क्यू की जगह पे 3 है, आंसर। ठीक है, तो ये हमारा पी बट्टे क्यू के रूप में बड़े आराम से हमें मिल गया। अगला क्वेश्चन है 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त की एक जीवा ए बी वृत्त के केंद्र पर 90 डिग्री का कोण बनाती है। लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। सो देखो, ध्यान से देखना, क्वेश्चन को ढंग से पढ़ो। 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त की एक जीवा, वृत्त की एक जीवा है ये। ठीक है, त्रिज्या कितनी है? त्रिज्या है 10 सेंटीमीटर। केंद्र पे 90 डिग्री का कोण बनाती है। तो लघु वृत्तखंड मतलब ये वाला, इसका हमें क्या निकालना है? क्षेत्रफल निकालना है। तो हमें क्या दिया है? हमें त्रिज्या दे रखी है 10 सेंटीमीटर और कोण दे रखा है 90। ठीक हो गया। प्रश्नानुसार लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, सूत्र याद होना चाहिए। क्या होगा? देखो दोस्तों, ये कैसे निकलेगा? अगर मैं आपको बताऊं ये कैसे निकलेगा,
जब आप इस इस त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल में से जब आप इस त्रिभुज के क्षेत्रफल को घटा के फेंक दोगे, है ना, तभी ये आपका काला काला बच जाएगा, बचेगा, वही लिखना है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल सूत्र क्या होता है, थीटा बट्टे 360 पाई आर स्क्वायर। और त्रिभुज कैसा है, समद्विबाहु त्रिभुज है, 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा होता है सूत्र। ठीक, थीटा 90 है, 360, पाई का मान कुछ बोला है, कुछ भी नहीं बोला, 22/7 रख रहे हैं। आर कितना है हमारे पास, त्रिज्या 10 स्क्वायर। ठीक है, 22/7 की जगह बढ़िया होता 3.14 रखते, चलो कुछ नहीं है। आर का मान क्या है, 10/2, थीटा का मान है 90। ठीक, और आपको पता है साइन 90 का मान कितना होता है दोस्त, साइन 90 का मान होता है 1। ठीक, काटो 0 से 0 कटा, 9 चौको 36, ऊपर आ गया 22 गुणा 100 बट्टे में 4 गुणा 7, और यहां से है 100 बट्टे में 2, इसका मान 1, ये आ गया 50। ठीक है, ये चीज आ गई। अब देखो 22/7 की जगह ना 3.14 रख देते हैं। ठीक है, 3.14 को 100 से गुणा करोगे तो ये 314 हो जाएगा, जिसको मैं 4 से भाग देना होगा। ठीक, और उसमें से 50 घटा देना होगा। घटाओ, 2 दूनी 4, 1 कम 2, 2 पंजे 10, 2 सत्ते 14, फिर 2 से काटो, 2 सत्ते 14, 2 अट्ठे 16, 2 पंजे 10, 78.5 में से 50 घटाएंगे तो यह आ जाएगा 28.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो ये प्रश्न भी हमारा आराम से बन गया। कोई डाउट, कोई भी दिक्कत हो, वीडियो को दोबारा देखें। अगला प्रश्न है, कह रहे हमें क्या बोलो है, आलेखीय विधि से, आलेखीय मतलब ग्राफी विधि से। अब इस क्वेश्चन का हल ग्राफी विधि से करना होगा, तो ग्राफ मेरे यहां पर तो नहीं है, पॉइंट्स में बता दूंगा, आप अपने ग्राफ में जरूर खींच लेना। आलेखीय विधि से निम्नलिखित समीकरण का हल करना है। ये समीकरण नंबर 1 है और ये समीकरण नंबर 2 है। ठीक, चलिए, तो ग्राफ खींचने के लिए ना, ग्राफ बनाने के लिए आपको क्या चाहिए होता है, बिंदु चाहिए होते हैं। समीकरण 1 से क्या है, समीकरण 1 2x + 4y = 5। तो 2 से अगर 1 ले लो, यहां से 2, 2 दूनी 4, कोई फायदा नहीं है यार, 1 कटेगा थोड़ी ना। अच्छा 10 है, मेरा माइंड ने ऑलरेडी कैलकुलेशन कर लिया था। ये क्या हो गया, यहाँ पे 10 है, 2 से काटोगे 5 आ जाएगा। तो ये हमारा समीकरण है। 2 बिंदु निकालने, सिंपल। देखिए ग्राफ कैसे खींचते हैं, इस पे मैंने अलग से वीडियो भी बना रखा है। ठीक है, 2 बिंदु निकालने होते हैं बस। कई टीचर बोलते हैं 3 निकालो 4 निकालो, नहीं, 2 ही बहुत है। देखो अगर मैं y का मान 0 मानूंगा, अरे y का 0 मान मानना है, अगर मैं y का मान 0 मानूंगा तो ये 0 हो जाएगा। ठीक, तो x का मान क्या बचेगा, 5, ये p बिंदु आ गया। ठीक हो गया। अगर मैं x का मान 1 मानूंगा, 1 प्लस का कितना के माइनस हो जाएगा, 4 होगा। देखो जैसे ही मैं x का मान 1 मानूंगा ना, 1 + 2 भाई 5 हो जाएगा, प्लस का कितना के माइनस होगा, 4, 2 दूनी 4, तो y का मान कितना आ जाएगा, 2। 2 बिंदु आपको यहां से मिल गए। फिर आ जाओ समीकरण नंबर 2 में। ठीक, समीकरण 2 क्या है, 3x + 6y = 12।
सो देखिए, अगर मैं x का मान 0 मानता हूँ, x का मान 0 मानूंगा तो ये वाला गायब हो जाएगा, क्या बचेगा, 6 दूनी 12। ठीक, अब क्या है, y का मान मैं अगर 0 मानता हूँ, y का मान 0 मानूंगा तो ये गायब हो जाएगा, 3 बचेगा, 3 चौके 12। तो ये बिंदु आ गया R, ये बिंदु आ गया S। अब मुझे इसको ग्राफ पेपर में हल करना है, देखते हैं। देखो मेरे पास ग्राफ नहीं है, हल क्या बता आए ना आए मैं बता नहीं सकता आप, लेकिन इन बिंदुओं को आप अगर आप ग्राफ पेपर में बनाओगे तो पक्का हल आ ही जाएगा। कोशिश करके देखते हैं। एक बड़े से बड़ा बिंदु क्या है, 5 है x में, और y में कितना है, 2 ही है। ये सब लिख के दिखाना होता है, ठीक है। कहीं पे 6 भी है, नहीं है। सो देखिए पहला बिंदु क्या है हमारे पास, पहला बिंदु है x पे 5 जाना है, y पे 0। x पे 5 जाना है, y पे 0, ये पहला बिंदु P है। उसके बाद दूसरा बिंदु है x पे 1 जाओ और y पे 2। x पे 1 गए और y पे 2 जाना है, इसी के सीध में यहाँ पर। ये बिंदु मेरा है Q। अब मैं क्या करना है, इन दोनों बिंदुओं को मिलाते हुए रेखा खींच देनी है और समीकरण का नाम लिख देना है। क्या था, 2x + 4y बराबर 10। अब आ जाओ अगले वाले में। अगला वाला गया x पे 0 y पे 2, x पे 0 y पे 2, p p q, ये p बिंदु था, ये q बिंदु, ये r बिंदु। और अगला क्या है, x पे 4 y पे 0, x पे 4 और y पे 0। तो ये समांतर रेखा है, ठीक है। ये क्या है, ग्राफी से पता लग रहा है ये समांतर रेखा है, ठीक। ये समांतर रेखा है और समांतर रेखा का कोई हल नहीं होता है। देखो ये रेखा और ये रेखा आपस में कभी टच नहीं हो रहे हैं, टच नहीं हो रहे, समांतर रेखा है और समांतर रेखा का कोई हल नहीं होता है। तो आपका उत्तर होगा कोई हल नहीं, कोई हल नहीं होगा। क्यों, क्योंकि आप ऐसे लिखो, क्योंकि ग्राफ से ये दिन दिख रहा है कि ये दोनों रेखाएं आपस में समानांतर है और समानांतर रेखाएं आपस में कोई प्रतिच्छेद नहीं करती हैं, इसी वजह से इसका कोई भी हल नहीं है, ठीक। तो ये क्वेश्चन भी आपका आराम से बन गया। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित सर्व समीकरण को सिद्ध कीजिए। इसको हल करके ये लाना है, ठीक है। तो देखिए बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, एनसीईआरटी का ही है, ये सब मैंने बढ़ा रखा है। तो यहाँ लिखेंगे बायां पक्ष लेने पर, ठीक। बायां पक्ष क्या है, कॉसेक थीटा माइनस के कॉट थीटा। देखो जो आपके पास है और जो प्रूफ करना है उस पर हमेशा नजर बनी होनी चाहिए कि भाई मैं क्या करूं कि वो चीज आ जाए, ये आपके माइंड में हमेशा चलना चाहिए। सबसे पहला जो बेसिक नियम है, क्या कोई सर्वसमीका लग रही है, नहीं लग रही, सर्वसमीका नहीं लग रही है तो साइन कॉस में बदलना होता है, बदलो। कॉसिक को लिख सकते हैं हम 1/sin और कॉट को लिख सकते हैं cos/sin। स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा दिया, देखो दोनों के बट्टे में साइन है, लॉस ऑफ साइन आ गया। जब नीचे समान रहता है ऊपर वैसे का वैसे आ जाता है। स्क्वायर है तो स्क्वायर दोनों में ले लो, 1 - cos थीटा का स्क्वायर। 1 - cos थीटा चाहिए ना ऊपर में, यहाँ आ रहा है लेकिन स्क्वायर है, नीचे आ जाएगा sin स्क्वायर थीटा। नीचे cos में चाहिए, यहाँ साइन है और आपको पता है कि भैया sin स्क्वायर थीटा जो होता है उसको मैं लिख सकता हूँ 1 - cos स्क्वायर थीटा, और 1 को मैं लिख सकता हूँ 1 का स्क्वायर। तो ये किस रूप में है,
ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के रूप में, ठीक, जिसका जो सूत्र होता है वो होता है ए प्लस बी ए माइनस बी। देखो यहां से आगे क्या हो जाएगा, 1 माइनस कॉस थीटा, स्क्वायर का मतलब 2 बार गुणे में, और ये खुल जाएगा साइन स्क्वायर थीटा की जगह पे मान रखोगे 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, नीचे फिर सूत्र लगा के खोल दो, ये हो जाएगा ए प्लस बी और ये हो जाएगा ए माइनस बी, गुणे भाग में कटा, ऊपर क्या बचा 1 माइनस कॉस थीटा, नीचे बचा 1 प्लस कॉस थीटा। लेफ्ट साइड लेके चले थे, राइट हैंड साइड पे हम पहुंच गए, तो ये क्वेश्चन भी हमारा आराम से बन गया। ठीक है, आज के वीडियो में इतना ही रखते हैं। अभी देखो जो बड़े नंबर के क्वेश्चन है ना, 8-8 नंबर में जो आते हैं बोर्ड एग्जाम में, वो मैं नेक्स्ट वीडियो में करवा दूंगा। देख सकते हो कितने शानदार जानदार प्रश्न है, ये आपको नेक्स्ट वीडियो में मिल जाएंगे। ठीक है, बड़े बड़े प्रश्न है, 8-8 नंबर के 8 क्वेश्चन और करने वाले हम, वो नेक्स्ट पार्ट में हम कर देंगे। तो वीडियो कैसी लगी आप हमें जरूर बताएं, और ऐसे ही मॉडल पेपर अगर आपको डेली सोल्यूशन चाहिए, क्योंकि एनसीईआरटी तो मैंने पूरा बढ़ा दिया है, ठीक है, चैप्टर वाइज 1 शॉट भी करा दिया है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी करा दिए। अब ऐसे अगर मॉडल पेपर आपको डेली चाहिए जिससे आपकी प्रैक्टिस बढ़े, अच्छे अच्छे क्वेश्चन देखने को मिले, ठीक है, तो आप मुझे बताइए, मैं जरूर लेके आऊंगा। लेकिन वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और ज्यादा से ज्यादा शेयर करना होगा। ठीक है, जय हिंद, अपना ख्याल रखें, मिलते हैं आपसे नए वीडियो में। ठीक है, वीडियो कैसी लगी कमेंट करके हमें जरूर बताना। अच्छी लगी तो लाइक कर देना, बुरी लगी तो डिसलाइक कर देना।